की भी वही सारी समस्याएं हैं जो भारत के जनजातियों की। तो यही सारे इशूज यानी समस्याएं आप वहाँ भी उठाएंगे यदि वह प्रश्न भारत के संदर्भ में देगा। थोड़ा सा ध्यान यह रखना है कि वहाँ पर जनजातियों की विविधता होगी। यहाँ पर 30 के आसपास ही जनजातियाँ हैं और वहाँ पर जनजातियों की संख्या अधिक है, तो उसके संदर्भ में अब चर्चा करेंगे। लेकिन समस्याओं उसी तरह की हैं जिस तरह की बिहार की जनजातियों की समस्या है। अर्थात हमने पहले भी कहा है जो ऐसा कोई नहीं है जो बिहार की जनजातियों की समस्या एक किसी अलग तरीके की समस्या है। भारत के जनजातियों की तरह ही हमने लिखाया था, बताया था कि भारत की जनजातियों के तरह ही बिहार की जनजातियों की भी समस्याएं है ना। तो उन्हीं समस्याओं यानी यह टॉपिक यहाँ भी और वहाँ भी समस्याएं दोनों एक ही तरह से आप कर सकते हैं। कुछ आर्थिक समस्याएं बिहार की जनजातियों की समस्याएं और उनके समाधान। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था जो समस्याएं सामाजिक समस्याओं को कुछ देखा था, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समस्याएं किस प्रकार हैं, शैक्षणिक समस्याओं को देखा है, हमने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखा है, महिलाओं से संबंधित समस्याओं को देखा है, हमने बच्चों से संबंधित वहाँ की समस्याओं को देखा है। जो अन्य कुछ समस्याएं बच गए हैं वो है आर्थिक समस्या, जनसांख्यिकीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या। 3 समस्याएं बच रही हैं। आर्थिक समस्या, जनसांख्यिकीय समस्या, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है। डेमोग्राफिक प्रॉब्लम किस तरह के हैं हम आगे पॉइंट में चर्चा करेंगे। विशेषकर वल्नरेबल ट्राइब्स के संबंध में चर्चा करेंगे। कुछ संकटापन्न प्रजातियां, बिहार की 8 जनजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या तेजी से घटी है। तो ये जनजातियां, बिहार की ये 8 जनजातियां डेमोग्राफिकली यदि हम कहें तो यह समाप्त हो रही है, इनकी संख्या तेजी से गिर रही है। वल्नरेबल उन्हीं को कहते हैं, संकटापन्न उनके कहते हैं जिनकी संख्या बहुत तेजी से गिरती है। यदि यही स्थिति गिरने का जाने लगी तो कुछ दशकों में यह जनजाति समाप्त हो जाए। तो यह डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है और उस डेमोग्राफिक प्रॉब्लम के पीछे कुछ कारण होंगे, उन्हीं कारणों पर भी चर्चा उस पॉइंट में करेंगे। हम कुछ आर्थिक समस्याओं पर मैंने चर्चा पहले भी की है, जैसे गरीबी की चर्चा की है, प्रति एकड़ भूमि कम थी, इसकी भी मैंने चर्चा की है। कुछ समस्याओं की मैंने पहले चर्चा की है, उनसे हट के उनके बाद की जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक समस्याएं हैं, बिहार के जनजातियों की आर्थिक समस्याएं, क्योंकि समस्याओं को जो कैटेगराइज हमने किया था मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में ही बांटा था। एक बहुत बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है बिहार के जनजातियों की ऋणग्रस्तता, इनडेप्टनेस। बहुत बड़ी समस्या है ऋणग्रस्तता, इनडेप्टनेस। अब स्वाभाविकता है ऋणग्रस्तता किस स्थिति होगी। ऋणग्रस्तता का कारण होगा गरीबी, भूखमरी, अकाल, ये सब प्रमुख कारण है स्वास्थ्य संबंधी। ऋणग्रस्तता जो बिहार की जनजातियों में है वह जनजाति 2 कारणों से ऋणग्रस्तता है। मुख्य रूप से ऋण लेते हैं 2 कारणों से, 2 प्रकार के ऋण लेते हैं, 2 कारणों से नहीं, 2 प्रकार की ऋणग्रस्तता है। 2 कारणों से 2 प्रकार के ऋण लेते हैं। एक उत्पादक कार्यों के लिए और दूसरा अनुत्पादक कार्यों के लिए। यह इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण जो लिए जाते हैं, यह 2 प्रकार से ऋण लिए जाते हैं, उत्पादक कार्यों के लिए तथा अनुत्पादक या गैर उत्पादक। अनुत्पादक या
गैर उत्पादक कार्यों के लिए, गैर उत्पादक कार्यों के लिए। अब जनजातियां जो ऋण लेंगी उत्पादक कार्यों के लिए, जैसे जैसे खेती के लिए ऋण लेंगी, खेती करने के लिए जो ऋण, किसी उपकरण खरीदने के लिए ऋण ले सकती है, बीज के लिए ऋण ले सकती है, खाद के लिए ऋण ले सकती है, इंसेक्टिसाइड के लिए ऋण ले सकती है। यह सारे ऋण, सिंचाई की व्यवस्था के लिए ऋण ले सकती है। यह सारे, या कोई कारीगर है, कोई जनजाति कारीगर है, कोई सामान बनाती है तो उसके लिए ऋण ले सकता है। तो वो सारे ऋण किसके किसके अंतर्गत आएंगे? वह उत्पादक ऋण है, उत्पादक कार्यों के लिए ऋण है। यह ऋण हर हमेशा अच्छा होता है। यह ऋण वैसा ऋण होता है जो उस समाज को या उस वर्ग को आगे की ओर ले जाता है, इकोनॉमिकली वेलबीइंग के लिए लिया जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए यह ऋण लिया जाता है। यह ऋण हमेशा चांसेस इसके रहते हैं जो 1 से 2। इस स्थिति में इस ऋण की रिकवरी की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यह ऋण जब भी लिया जाएगा तो ऋण देने वाला को पैसे की वापसी की गारंटी अधिक होती है इन कंपैरिजन टू दिस ऋण। लेकिन दुर्भाग्यवश जो आदिवासियों के साथ समस्या है, मुख्य रूप से जो ऋण लिए जाते हैं वह इस प्रकार के ऋण हैं। यहाँ पर ऋण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन यह ऋण कम लिए जाते हैं आदिवासियों के केस में। आदिवासियों के केस में, जनजातियों के केस में जो ऋण लिए जाते हैं प्रमुख रूप से गैर उत्पादक कार्यों के लिए, जैसे मदिरा पान के लिए, शराब पीने के लिए। ये कॉमन सी आदत है शराब पीने के लिए, मोस्ट कॉमन कल्चर का भी पार्ट है। सभी सामाजिक उत्सवों, धार्मिक क्रियाकलापों में वो मदिरा पान करते हैं। तो शराब पीने के लिए ऋण लेना, शादी ब्याह के लिए ऋण लेना, रोगों के उपचार के, चिकित्सा के लिए, रोगों के उपचार चिकित्सा के लिए ऋण लेना। आवास अनुत्पादक नहीं कर सकते, आवास अनुत्पादक ऋण में नहीं आएगा। यह ऋण ले सकता है, यह ऋण ले सकता है न्योता वहन करने के लिए, अपने समाज के बीच न्योता पूरने के लिए, न्योता के लिए बहुत बड़ा कारण है, न्योता के लिए। भोज कराना, जैसे किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो बहुत सारी जनजातियों में भी यह प्रचलन है, 12वां होता है, 13वां होता है, बच्चों के जन्म होते हैं या मृत्यु होते हैं किसी भी प्रकार के, तो वहां पर मुंडन होता है। तो इस सब कार्यों के लिए एक दूसरे के यहाँ जाना, तो जाने के लिए कि उपहार, किसी का वर्ग है, उपहार देने के लिए, उपहार देने के लिए, यही न्योता जब होना है तो उपहार देना, उपहार देने के लिए, कपड़ों खरीदने के लिए। इस तरह का जो ऋण होगा मोस्टली वह अनुत्पादक ऋण है। यह अनुत्पादक ऋण जनजातियों के केस में यह ज्यादा लिए जाते हैं। हमने पहले कहा जो इस ऋण की रिकवरी की गुंजाइश कम रहती है। स्वाभाविक रूप से रिकवरी की गुंजाइश कम रहेगी तो ऋण देने वाला यदि संस्थागत है, कोई संस्था है जिसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हो, तो वह इसको ऋण नहीं देगा। वही आदमी या वही संस्था इसको ऋण दे सकता है जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। यानी कौन? नातेदार, नाते रिश्तेदार, मित्र, महाजन, सेठ, साहूकार, जिसको कोई ऊपर देखने वाला नहीं हो, मनमाना है उसका, वही इसको ऋण देगा। निश्चित रूप से वह ऋण देगा तो इसकी ब्याज दर क्या होगी? यानी इस वाले ऋण में, इस वाले ऋण का रिस्क फैक्टर ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, खतरा ज्यादा है। इसका मतलब वापसी की गुंजाइश इस प्रकार के ऋण के कम होते हैं। आदिवासियों के ऋण इस प्रकार के ऋण ज्यादा है। आदिवासी के पिछड़ेपन का एक कारण यह भी बना हुआ है, ऋणग्रस्तता का बड़ा कारण यहाँ पर है, यह कारण कम है।
आदिवासियों की ऋणग्रस्तता का बड़ा कारण यह है, जबकि यह कम महत्वपूर्ण कारक है। ऋण, यह जो ऋण दिए जाते हैं, यह दो तरह से ऋण, अभी हमने कहा, या तो ऋण देने के तरीके दो होते हैं, एक होता है संस्थागत और होता है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत, इस प्रकार के जो ऋण थे वह गैर संस्थागत अधिक होते हैं। इस प्रकार के ऋण मुख्यतः गैर संस्थागत होते हैं। इस प्रकार के जो ऋण हो सकते हैं, इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए वह संस्थागत ज्यादा होते हैं। वैसे हो सकते हैं यह भी, जब यहां पर नहीं अवेलेबल होता है तभी यहां जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बैंक से लिया गया ऋण, सहकारी संगठन से लिया गया ऋण, सहकारी संगठन का ऋण संस्थागत ऋण, बैंक से लिया गया ऋण, सहकारी संगठनों से लिया गया ऋण संस्थागत ऋण है। जबकि गैर संस्थागत ऋण है, हमने कहा साहूकारों से लिया गया ऋण, महाजनों से लिया गया ऋण, ठेकेदारों से लिया गया ऋण। ठेकेदार, आदिवासी के क्षेत्र में ठेकेदार बहुत घूमते हैं, ठेकेदारों से लिया गया ऋण, इस प्रकार से ऋण होंगे। महाजनों से लिया गया ऋण, ठेकेदारों से और नातेदार, रिश्तेदारों से, मित्रों से। इस ऋण की भी दो वर्ग हैं। इस ऋण को चाहे तो दो वर्ग हो सकते हैं। ये प्रोफेशनल वर्ग है, यह जो है यह प्रोफेशनल वर्ग है एक हद तक, जैसे अनियंत्रित प्रोफेशनल है। गैर संस्थागत ऋण दो प्रकार के, एक ऐसे लोगों से लिया गया ऋण, ऐसे संस्थाओं से लिया गया ऋण जिस पर कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है, मनमाना तरीके से वह लेते हैं, यह ज्यादा खतरनाक भी है। और दूसरा है व्यक्तिगत ऋण, अर्थात मित्रों से लिया गया ऋण, संबंधियों से लिया गया ऋण, जान पहचान वालों से लिया गया ऋण। यह ऋण का दूसरा वर्ग है। यहां पर यह दूसरा वर्ग है ऋण का। अब इस दोनों में भी एक तो इसकी ही विशेषता है या उच्च ब्याज दर पर, इसमें भी यह ऋण ज्यादा खतरनाक है। यह व्यावसायिक तरीके का ऋण हो जाता है, बिना नियंत्रण का व्यावसायिक ऋण है। यह बिना नियंत्रण के व्यावसायिक ऋण है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसीलिए यह ऋण ज्यादा खतरनाक है। ऊपर वाला आदिवासियों के पास सबसे ज्यादा जो ऋण लिए गए वो यहाँ के ऋण थे। यह ऋण कम थे, क्यों? क्योंकि आदिवासी का जो नातेदार, रिश्तेदार, मित्र होंगे वह भी बहुत वेलबींग में नहीं होगा, इसलिए वहां से भी उसकी गुंजाइश कम होती है। अधिकतर जो ऋण लिए जाते हैं वह यहां से ऋण लिए जाते हैं। आदिवासी के पिछड़ेपन के घोर ऋणग्रस्तता में जाने के पीछे यह ऋण सबसे बड़ा कारण है। यह पर्टिकुलरली यह ऋण के लौटाने की अवधि के आधार पर ऋण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लौटाने की अवधि के आधार पर तीन प्रकार के ऋण होते हैं। लघु अवधि, शॉर्ट टर्म ऋण, लघु अवधि का ऋण, मध्यम अवधि का ऋण या मध्य समय काल में जो लौटा जाएगा, और दीर्घावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण। यह ऋण के पर्पस क्या है उसके हिसाब से यह ऋण लिए जाते हैं। लघु अवधि के ऋण में अमाउंट कुछ महीनों के लिए, हार्डली 2-3 महीना में यह लौट जाने वाला रहता है। लघु अवधि वाले ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो जिसकी रिकवरी 2-3 महीना में हो जाने की गुंजाइश रहती है। 2 महीना में इसकी रिकवरी हो जाती है। मध्यम अवधि वाले ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो 6 महीना से साल भर तक रिकवरी होता है उसका।
6 महीना से साल भर के बीच रिकवरी होता है। और दीर्घावधि ऋण है 1 साल से अधिक के लिए। आदिवासियों की दुर्दशा का कारण दीर्घावधि ऋण ज्यादा रहे, यह ऋण ज्यादा रहे। आदिवासियों की दुर्दशा का प्रमुख कारण दीर्घावधि ऋण है। भूमिहीन होने के पीछे प्रमुख कारण दीर्घावधि ऋण है। वह लीज पर अपने भूमि को दे देता है, ठेका पर दे देता है, लीज पर दे देता है। अब लीज पर दे देता है, इस ऋण की व्यवस्था, इस सभी ऋण की विशेषता तो ये होगी कि ब्याज दर उच्च होगा, उच्च ब्याज दर, और ये दीर्घावधि और ऐसे क्षेत्रों से ले लिया, यहां से उठा लिया, दीर्घावधि का ऋण लिया तो उच्च ब्याज दर पर और यहां से उठा लिया। परिणाम क्या होगा? परिणाम उस जिस चीज को वो बंधक रखा, जो सामान वो दिया, उसको उसकी वापसी की गुंजाइश नहीं है। वो खेत दे देता है और बदले में मोटा पैसा उठा लेता है। उत्पादक कार्य के लिए पैसा उठाया न, पहले कहा उत्पादक कार्य के लिए मुफ्ती पैसा उठाया है, कतई चांस नहीं रहता है जो वो पैसा वापस करे, बहुत नेग्लिजिबल चांस रहता है। इस प्रकार का ऋण यहां से उठा लिया गया और उठाएगा, उसकी मजबूरी है उठाना, परिणाम तक नहीं होगा। लिखिए, चलिए लिखिए। ऋण ग्रस्तता के बाद समस्या है भूमि हस्तांतरण। भूमि हस्तांतरण लिखो, हस्तांतरण, लैंड एलियनेशन, लैंड एलियनेशन की समस्या है। लैंड एलियनेशन, भूमि हस्तांतरण की समस्या, लैंड एलियनेशन की समस्या बड़ी समस्या है आदिवासियों में। आदिवासियों की एक बड़ी आर्थिक समस्या है झूम खेती। झूम खेती, झूम खेती है। झूम खेती या इसको कह सकते हैं हम अस्थायी खेती भी कह सकते हैं। झूम या अस्थायी खेती, झूम खेती या अस्थायी खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आदिवासी की एक और समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी होने के कारण वह क्या करेगा? ऋण लेगा। ऋण लेगा, ऋण तो समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गरीबी है इसीलिए ऋण ग्रस्तता है। ऋण इसलिए लेना, पैसा नहीं है तो क्या करेगा? ऋण लेगा। अब ऋण लिया तो ऐसे केसेस में भूमि हस्तांतरण का केस आएगा। खास करके हमने कहा किस तरह की स्थिति बनी तो भूमि हस्तांतरण का केस जेन्युइनली बनेगा। यदि भूमि हस्तांतरण का केस बनता है, इसलिए केस बनता है, ऋणग्रस्तता भी इसलिए है कि यहाँ झूम खेती है। झूम खेती ऐसी खेती होती है जिसकी उत्पादकता नहीं होती है, उत्पादकता नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। झूम खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में वनों को काट करके पहाड़ी ढलानों पर या वनों को काट करके एक स्थान से 1-2 साल तक खेती करते हैं, छोड़ करके दूसरा जगह चले जाते हैं जब भूमि अनुर्वर हो जाती है। ऐसे खेती में पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, कुदाल, खुरपी, फावड़ा, हसिया। ऐसे खेती पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती।
ऐसे खेती में मोटे अनाजों पारंपरिक केवल खाद्यान्न के लिए उगाए जाते हैं। स्वाभाविकता अधिशेष क्या यहाँ पर कमी होती है। अधिशेष तो दूर, अधिशेष इसके टर्म में कहना अतिशयोक्ति होगी। इसका उत्पादन एक साल के भरण पोषण योग्य खुद नहीं होता। हार्डली 1 से 2 क्रॉप, हार्डली मुख्यतः वो भी एक क्रॉप, सूखा की स्थिति में एक क्रॉप नहीं होगा, एक क्रॉप भी होना मुश्किल हो जाता है। यानी ओवरऑल मिलाकर के इस कृषि की विशेषता यह है कि इस कृषि की उत्पादकता और उत्पादन बहुत कम होता है। यदि एग्रेरियन इकोनॉमी है और कृषि की उत्पादकता नहीं है तो ऋणग्रस्तता होगी, गरीबी होगी, भूमि हस्तांतरण होगा, और यदि ये वह सारी स्थिति रहेगी तो वह किसान क्या बन जाएगा? मजदूर बनेगा। और मजदूर बनेगा तब बनेगा जब रोजगार की व्यवस्था होगी। खेती को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में रोजगार है भी बहुत कम। तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या इससे जन्म ले रही है, बेरोजगारी। क्योंकि यहाँ पर जो सीमांत तथा लघु किसान थे, भूमि हस्तांतरण कर उनके पास तो वह भी चले गया, तो वह क्या बनते चला गया? खेतीहर मजदूर या मजदूर बनते चला गया। तो जो मजदूर होगा उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर अन्य समुदायों के अपेक्षा अधिक है। मजदूर होने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता है, और परिणाम यह भी होता है कि इससे इनका प्रवसन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, प्रवसन हो गया है, माइग्रेशन हो गया है। जहां पर वो होते हैं मूलतः वहां पर रोजगार की व्यवस्था है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? शिफ्ट करके कहीं और चले जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं, लिखिए।